कैसे हैं आप लोग? वेलकम अगेन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद गुरुजी। लाइक, शेयर, I don't wasting the time. We are moving to the next topic of the history, that is we are doing the rise of nationalism in Europe. In the previous video we have done with the economic liberalism. We have done with the economic liberalism. Now in this video that he's saying that such conditions were viewed as obstacle to the economic exchange and growth by the commercial classes. तो इसमें ये बोलता है कि हमने देखा था कि उसमें जो था आपकी जो प्रीवियस वीडियो था, मैं थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ फिर आगे चलते हैं। आपने देखा था कि जर्मनी जो था वो 39 कन्फेडरेशंस में डिवाइडेड था और अलग अलग जो था वो उसमें जो था जो मेजर्स थे कपड़े के वो अलग अलग हुआ करते थे। तो उसी की बात ये आगे कर रहा है। दैट कैन बी सीन एज एन ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल होता है आपकी बाधा, बोलते हैं इसको, ठीक है जी। ऑब्स्टिकल्स इन किसमें, ऑब्स्टिकल किसमें, बाधा किसमें बनता था? इकोनॉमिक एक्सचेंज में, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सचेंज में जो था वो बाधा बनता था। तो वो सारी चीजें जो थी, क्योंकि वेट और मेजर एक जैसे नहीं होते थे, तो वो आपके जो थे वो बाधा बनता था। Who argued for the creation of a unified economic territory along Who argued for the creation of unified economic territory? जो किस बात की आर्ग्यू करते थे? वो इस बात की आर्ग्यूमेंट करते थे। कौन? जो आपकी मिडिल क्लास थी, वो क्या आर्ग्यू करती थी, क्या आर्ग्यूमेंट देती थी अपने फेवर में? वो देते थे फॉर क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। मतलब जो आपकी इकोनॉमिक जो टेरिटरी है वो इकोनॉमिक रूप से भी एक होनी चाहिए। जैसे आज की डेट में आप इंडिया में देखते हैं कि जीएसटी जो है, सभी गुड्स एंड सभी जितनी भी सर्विसेज हैं उन पे हम एक ही टैक्स लगाते हैं, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस तरह से जो है वो उसकी ही बात करते थे कि सारी बाधाएं जो है वो दूर होनी चाहिए और एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो होनी चाहिए, अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल, ताकि गुड्स को पीपल यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया वो लेबर के लिए यूज किया गया, और कैपिटल को विदाउट एनी ऑब्स्टिकल जो है वो वन प्लेस टू अनदर जो है वो मूव किया जा सके। In 1834, a custom union or Zolovians were formed at an initiative of Persia and joined by most of the German states. तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपका जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। 1834 में एक यूनियन बनाई गई थी, इसका नाम था कस्टम यूनियन, ठीक है जी। कौन सी यूनियन बनाई गई थी? कस्टम यूनियन। कब बनाई गई थी? 1834 में। और इसे एक और नाम दिया गया था और इसका नाम जो था वो ज़ुलोवियंस रखा गया था, ZOLLEREIN, ज़ुलोरियन जो था वो रखा गया था। इस किसने सबसे पहले जो था वो इनिशिएट किया था, मतलब किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था? सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो इस कंट्री ने किया था, पर्शिया ने स्टार्ट किया था। और बाद में जो 39 जर्मन स्टेट्स थी आपकी, वो आकर इसमें जो थी वो मिल गई थी। द यूनियन abolished tariffs and barriers, reduced the number of currencies from over 30 to 2। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ? इस ज़ुलोवियन की बनने की वजह से, ये कस्टम यूनियन के बनने से क्या हुआ? जो उस टाइम पर आपकी 32 करेंसीज जो थी वो आपके पर्शिया और आपके जो थी इसमें हुआ करती थी, उसको 32 को रिड्यूस करके जो था वो 2 करेंसीज के ऊपर जो था वो ला दिया गया था। मतलब अलग अलग जो आपकी कन्फेडरेशन थी उनमें अलग अलग करेंसी यूज होती थी और उन सभी करेंसीज को मर्ज करके जो था वो सिर्फ 2 करेंसीज जो थी वो रखी गई थी। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, harshening economic interest
टू द नेशनल यूनिफिकेशन। तो इसके बाद ये एक और पॉइंट हो गया आपका, ये भी आपका जो है वो नेशनल जो आपका इकोनॉमिक लिबरलिज्म था उसमें आ जाएगा। उसके बाद ये जो है वो आपकी एक और चीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूनिफिकेशन में, दैट इज क्रिएशन होता है बनाना, क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क। रेलवे नेटवर्क ने भी जो था वो आपकी नेशनल यूनिफिकेशन में जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इससे जो थी वो मोबिलिटी इंक्रीज हो गई। मोबिलिटी होती है मूविंग फ्रॉम पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, जिससे उनके आइडिया जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी आउट होने लगे, और इस तरह से जो था वो उसने नेशनल यूनिफिकेशन में जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया था। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalistic sentiments growing at the time। तो उस टाइम पर जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स इंक्रीज कर रहे थे आपके, उन नेशनल सेंटिमेंट जो लोगों में बढ़ रहे थे, उस नेशनल सेंटिमेंट्स को जो था इकोनॉमिक लिबरलिज्म ने भी उसमें जो था वो उसको बढ़ाने का काम जो था वो किया था। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक आता है द न्यू कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। अब हम बात करेंगे 1850 के बाद जो कंजर्वेटिव्स आए थे। अब कंजर्वेटिव्स वर्ड का मीनिंग क्लियर कर देता हूं। कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है जो सोसाइटी में या समाज में बदलाव नहीं करना चाहते हैं। Those who don't want to change the society, that is known as the conservatives। तो उनको जो है वो conservatives कहा जाता है। Following the defeat of Napoleon in 1815, European government were driven by the spirit of conservatism। ठीक है जी, 1815 में नेपोलियन जो था वो हार गया था। आपको याद होगा वाटरलू के युद्ध में जो था वो नेपोलियन जो था वो हार गया था, और हारने के बाद जो था, इसके हारने के बाद जो था वो आपका कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट जो था वो आना शुरू हो गया था। ठीक है, कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट जो था वो आना शुरू हो गया था। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट established tradition, institutions of states and society like the monarchy and the church and the social hierarchies, property and the family should be preserved। अब इनका कंजर्वेटिव्स का मानना क्या था, ये क्या बोलते थे, कौन थे ये लोग, ये क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स का आ सकता है। डिफाइन कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव जो थे, कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, ये क्या मानते थे, जो आपके पहले से इस्टेब्लिश्ड, पहले से बने बनाए इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशन में क्या आएगा, इंस्टीट्यूशन में आएगा आपकी मोनार्की और चर्च, क्योंकि ये पहले स्टार्टिंग से ही चले आ रहे थे। एक ही बात कर रहा है, मोनार्की और चर्च की बात कर रहा है। इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन किसके, स्टेट के और सोसाइटी के, समाज के। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्क्स, द चर्च, द सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो इन सब चीजों को जो है वो प्रिजर्व करके रखना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए। किस किस चीजों को बचा के रखना चाहिए, मोनार्की हो गया, चर्च हो गया, फैमिली हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, और जो समाज में जो ऊंच नीच बनी है, जो भेदभाव बना है, उन सब को जो है वो कंजर्वेटिव्स के अकॉर्डिंग जो है वो इन सब चीजों को जो है वो प्रिजर्व करके रखना चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज रिटर्न टू सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। हाँ, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट थी, इसमें कंजर्वेटिव जो थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। एक बोलते थे कि हमें जो है जो प्री रेवोल्यूशनरी डेज थे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की बात करते हैं, तो कुछ कंजर्वेटिव जो थे ये बोलते थे कि हमें जो है वो कंजर्वेटिव जो प्री रेवोल्यूशनरी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले के जो दिन थे
उसी दिन दो डेज में जो है वो वापस जाना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव जो थे, मतलब 80% कंजर्वेटिव जो थे, वो बोलते थे कि हमें प्री रेवोल्यूशनरी डेज में वापस नहीं जाना है, जो चेंजेस किए गए हैं वो हमें सोसाइटी में रखने हैं, जो अच्छे चेंजेस किए गए हैं सोसाइटी में वो हमें रखने हैं। Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions. इनको लगता था, कंजर्वेटिव्स को लगता, जो मॉडर्न कंजर्वेटिव्स थे उनको लगता था कि जो मॉडर्नाइजेशन है, जो आधुनिकीकरण हुआ है, जो मॉडर्नाइजेशन हुई है, जो आधुनिकीकरण हुआ है, उस आधुनिकीकरण ने जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको बता दिए कौन से ट्रेडिशनल, मोनार्की और चर्च, आपकी जो है वो फैमिली प्रॉपर्टी, ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। इसने क्या किया है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से कंजर्वेटिव्स बोलते थे कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में मॉडर्नाइजेशन आया है, इसने जो है वो आपकी कंजर्वेटिविज्म को जो है वो और ज्यादा बढ़ाया है, और ज्यादा इसको जो है वो पक्का किया है, और ज्यादा इसको सुदृढ़ किया है। स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की, इट कुड मेड स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इसकी वजह से आपकी जो पावर्स हैं, इफेक्ट जो सोसाइटी की पावर्स वगैरह हैं वो और ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी एंड एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम could strengthen the autocratic monarchies of Europe। इनको लगता था कि जो आपकी किसको लगता था, कंजर्वेटिव्स को लगता था कि जितनी जो भी आपकी चेंजेस की गई है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्न बनाना हो, चाहे वो आर्मी को मॉडर्न बनाना हो, चाहे वो आपकी मोनार्कीज को जो है वो मॉडर्न बनाना हो, या फिर फ्यूडलिज्म और सर्फिज्म को जो है वो अबॉलिश करना हो, खत्म करना हो, उससे क्या हुआ है, उससे जो है वो कंजर्वेटिव, ये जो हमारी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो और ज्यादा स्ट्रेंथन जो है वो हुए हैं। इन 1815 representatives of European power, Britain, Russia, Persia and Austria, who collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up settlement for the euro। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नेपोलियन को किन किन पावर्स ने हराया था। नेपोलियन को हराने वाली 4 पावर थी, ध्यान से नाम सुन लीजिएगा। ब्रिटेन 1, रशिया 2, पर्शिया 3, और चौथी जो थी वो आपकी ऑस्ट्रिया। इन चारों ने मिलकर जो था वो नेपोलियन को हराया था। दे डिफीटेड द नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू की इसमें वॉर में इन चारों पावर्स ने मिलकर जो था, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर जो था वो नेपोलियन को हराया था। और नेपोलियन को हराने के बाद ये चारों पावर जो थी, इन चारों कंट्रीज के जो हेड थे वो आपके कहां इकट्ठे हुए थे, दे गेट टुगेदर इन वियना। वियना में जो थे वो इकट्ठे हुए थे, ठीक है, कहां इकट्ठे हुए थे, वियना में। और इन्होंने वहां पर जो था वो पूरे के पूरे यूरोप के लिए सेटलमेंट प्लान जो था वो बनाया था, ठीक है, पूरे यूरोप के लिए सेटलमेंट प्लान बनाया था। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेंट्रिच। और इस ये जो असेंबली हुई थी, जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, या जो राष्ट्र अध्यक्ष या जो राजा थे या जो भी इनके उस टाइम पर थे, उन्होंने जो था वो दे गेट असेंबल्ड इन वियना। वो वियना में इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद इसको जो होस्ट किया था, होस्ट मतलब जिसने ये ऑर्गेनाइज किए थे, चारों पावर्स ऑर्गेनाइज की थी, वो थी आपकी ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ही वाज अ चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, और उनका नाम था ड्यूक मेंट्रिच। क्या नाम था, ड्यूक मेंट्रिच, DUKEMENTRICH।
ERNICH, ये नाम था इनका, ड्यूक मैंट्रिज। ही हैज होस्टेड द वियना कांग्रेस। अब इसमें इन्होंने एक नाम दिया है, दैट इज कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है, कांग्रेस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मैं बात कर रहा था कांग्रेस की। कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल होता है। तो यहां पर भी 4 लोग इकट्ठे हुए थे, ये मैंने आपको बता दिया, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और आपके ऑस्ट्रिया। और ये जो वियना में जो कांग्रेस हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उसको होस्ट किसने किया था? इट इज होस्टेड बाय द चांसलर जैसे हमारे राष्ट्रपति होते हैं, इन कंट्रीज में चांसलर होते हैं, जर्मनी की भी चांसलर है, बताया होगा ये आपको, ठीक है। तो चांसलर बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको वहां पे चांसलर बोलते हैं। चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, और उनका नाम था ड्यूक मैंट्रिच, ये याद रखना नाम आपने, मैंट्रिच, मेटरनिच है इनका नाम, ड्यूक मेटरनिच। इन्होंने जो था वो वियना कांग्रेस को होस्ट किया था। द डेलीगेट ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। तो इन्होंने यहां पे इन चारों पावर्स ने मिलकर एक ट्रीटी की थी, जिसे ट्रीटी ऑफ वियना कहा जाता है। और ये आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ वियना जो है ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब हुई थी? 1815 में, ठीक है। कौन सी पावर्स ने मिलकर की थी ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या कंक्लूजन निकला था यहां पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। With the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो चेंजेस आपके नेपोलियन ने किए हैं, जो चेंजेस नेपोलियन ने किए हैं, उन चेंजेस को जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, उसको एज इट इज जो है वो रखा जाएगा। मैं एक बार फिर बताता हूं, दैट अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैज कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर्स। नेपोलियन वॉर का मतलब नेपोलियन के टाइम पर जो भी चेंजेस हुए हैं उसमें कोई छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जाएगी। नो चेंज जो है वो नो चेंज होगा उसमें। तो ये जो था वो आपकी ट्रीटी ऑफ वियना का जो था वो मेन ऑब्जेक्टिव था। द बॉर्बन्स डायनेस्टीज which had been deposed during the French Revolution were restored to power. अब इन्होंने क्या क्या किया ये आपको पॉइंट वाइज समझना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कि ये ट्रीटी ऑफ वियना का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव क्या रखा? ऑब्जेक्टिव रखा कि नेपोलियन वॉर्स के टाइम पर जो भी चेंजेस हुए हैं उनको उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। देयर विल बी नो चेंज इन द चेंज, देयर विल नो चेंज व्हिच इज डन ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। नंबर सेकंड, एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था बॉरबॉन डायनेस्टी, BOURBON, बॉरबॉन डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है साम्राज्य। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? साम्राज्य। ये साम्राज्य जो था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये साम्राज्य जो था वो खत्म हो गया था। तो इन पावर्स ने, इन चारों पावर्स ने इस डायनेस्टी को फिर से खड़ा कर दिया था, ठीक है। द बॉरबॉन डायनेस्टी which was destroyed during French Revolution were restored to power. दोबारा से वो डायनेस्टी जो थी वो खड़ी की गई। ये पहला जो था वो स्टेप इसमें ट्रीटी ऑफ वियना में इंक्लूड किया गया था। A series of states were set up upon the boundaries of France to prevent French expansion in future. अब दूसरा क्या किया गया? मान लीजिए ये आपका फ्रांस है, ठीक है, ये आपका फ्रांस है और फ्रांस के अलग अलग एरियाज में अलग अलग पावर जो थी
वो उसकी जो बाउंड्रीज थी, उसकी बाउंड्रीज पे अलग अलग पावर्स जो थी वो बैठा दी गई। अब ये पावर्स क्यों बैठाई गई? ये पावर्स इसलिए बैठाई गई कि फ्रांस अपने एरिया को एक्सपेंड ना कर सके। ये आपका जो था वो सेकंड पॉइंट था, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था वियना ट्रीटी का, कि इसके आसपास जितनी भी इसका जो टेरिटरी थी उस टेरिटरी के आसपास पावर्स बिठा दी गई थी, और ताकि फ्रेंच जो फ्रांस है वो अपनी एक्सपेंशन वो अपने एरिया को और ना बढ़ा सके। अब किस तरह से कौन कौन से एरियाज में जो था वो कौन कौन सी पावर्स बिठाई गई थी वो आपको नीचे बताया गया है। Thus, the Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north. ठीक है जी, the Kingdom of Netherlands। तो नॉर्थ में, अब मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं लेकिन आपने ध्यान से सुनना है। नॉर्थ में जो आपकी किंगडम बिठाई गई वो थी आपकी नीदरलैंड, जिसको आप डच भी बोलते हैं। और इस टाइम पर नीदरलैंड में जो आज की आपकी बेल्जियम कंट्री है ये उस टाइम पर इस किंगडम में इन्वॉल्व होती थी। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये फ्रांस है, ये इसका नॉर्थ है, यहां पे जो किंगडम बनाई गई वो ये जो एरिया दिया गया वो नीदरलैंड की किंगडम को दिया गया। ठीक हो गया। उसके बाद जो है एंड to the Geneva was added to Piedmont in the south, और जिनेवा जो थी उसको साउथ में जो था वो बनाया गया, GENOA। ये आपकी जो टेरिटरी थी वो साउथ में बनाई गई। पर्शिया was given important new territories of its western frontier, और जो इसका वेस्ट फ्रंटियर था ये आज जो था वो पर्शिया को जो था वो दे दिया गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थी फ्रांस की वो सारी की सारी टेरिटरीज जो थी वेस्टर्न साइड पे पर्शिया को दे दी गई। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल टू द नॉर्दर्न इटली, और उस टाइम पर फ्रेंच में आपकी जो आज की इटली है उसका नॉर्थ हिस्सा जो था वो भी उसमें इंक्लूड था। तो नॉर्थ इटली जो थी, नॉर्थ इटली का जो कंट्रोल था वो उस टाइम पर आपके जो थे वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था। इसका जो कंट्रोल था वो आपका ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट has been set up by Napoleon was left untouched, लेकिन जो 39 स्टेट्स नेपोलियन ने बनाई थी उनको अनटच जो था वो रहने दिया गया, मतलब ना उनको किसी के साथ मर्ज नहीं किया गया। In east, Russia was given a part of Poland, while Persia was given the portion of Saxony. ईस्ट की बात करें तो ईस्ट जो था जर्मनी का जो ईस्टर्न हिस्सा था वो आपका रशिया को दे दिया गया, और जो आपका जो पोलैंड का पार्ट जो था वो पर्शिया को दे दिया गया। उस टाइम पे जर्मनी में आपका पोलैंड का पार्ट भी आता था, वो आपका पर्शिया को दे दिया गया। और जो आपका पर्शिया वाज गिवन द पोर्शन ऑफ, और पर्शिया को जो था वो एक और किंगडम होती थी यहाँ पे जर्मनी में ही आती थी, दैट इज नोन एज सैक्सोनोमी जो थी ये एक और किंगडम होती थी, SAXONY। तो ये एक किंगडम होती थी, इसका कंट्रोल जो था वो आपका पर्शिया को दे दिया गया था। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by the Napoleon। अब मेन ऑब्जेक्टिव, मैं ये पहले भी बता चुका हूं आपको, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि नेपोलियन ने जिन जिन मोनार्कीज को खत्म किया था उन मोनार्कीज को दोबारा से जो है वो स्टैंड किया जाए, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और यूरोप में एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है वो स्टार्ट किया जाए। तो ये आपका जो है वो ट्रीटी ऑफ वियना थी, जो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कंजर्वेटिव रिजीम्स सेट अप इन 1815 वाज ऑटोक्रेटिक।
अब जो रिजीम, जो टाइम पीरियड इनका स्टार्ट हुआ था 1815 के बाद, इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ किसका? कंजर्वेटिव्स का। ये जो टाइम पीरियड था, ये कैसा टाइम पीरियड था? ये ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेटिक होता है मतलब जो शोषण करता है, बहुत ज्यादा जो है वो एक्सप्लॉयटेशन करता है, वो था। मतलब ये किसी की सुनते नहीं थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, ये किसी की भी क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करते थे। मतलब कोई इनकी बुराई करता था, उसे जो थी वो सख्त से सख्त सजा जो थी वो दी जाती थी। एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जो था वो क्या करते थे? एंड साउट टू कर्ब, और उन एक्टिविटीज को कर्व करने की, दबाने की कोशिश करते थे जो एक्टिविटीज आपकी लेजिटिमेसी, जो जवाबदेह, आपने पढ़ा होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, मतलब वो जवाबदेह होती है, लोगों को जवाब देना पड़ता है। लेकिन क्या हुआ था? ये जो गवर्नमेंट थी ये उन एक्टिविटीज को कर्व करती थी, मतलब उन को एक्टिविटीज को दबाने की कोशिश करती थी जो आपकी जो थी वो उस टाइम पे ऑटोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती थी उसको अगर कोई उसके खिलाफ जाता था तो उन एक्टिविटीज को दबाने की कोशिश जो थी वो की जाती थी। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन द न्यूज़पेपर्स। उस टाइम जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे उसके ऊपर जो थी वो सेंसरशिप जो थी वो लगा दी गई थी। अब ये सेंसरशिप क्या होती है? सेंसरशिप होती है आपकी जब गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बात नहीं न्यूज़पेपर में जो है वो प्रिंट कर सकते, तो उसे जो होता है, मतलब आपको कुछ जो कुछ भी पब्लिश करना है वो वो गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ही पब्लिश करना है। दैट इज नोन एज द सेंसरशिप। तो सेंसरशिप जो थी वो न्यूज़पेपर्स के ऊपर जो थी वो लगा दी गई थी। बुक्स, प्लेस एंड सॉन्ग्स, इन सभी चीजों के ऊपर सेंसरशिप जो थी वो लगा दी गई थी। एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, क्योंकि उस टाइम पर आपके ये सारे के सारे थे वो आपके फ्रीडम और लिबर्टी के आइडिया को जो थे वो प्रमोट करते थे, इसलिए जो था वो इसके ऊपर सेंसरशिप जो थी वो लगा दी गई थी। एसोसिएटेड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि सारी चीजें, दो चीजें आप पढ़ के आए हैं कि लिबर्टी और फ्रीडम ये मेनली फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ आई थी, तो इनको जो था वो सेंसर कर दिया गया था। The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals। लेकिन जो था वो क्या हुआ था कि लिबरल्स को अभी भी जो थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो यादें थी वो उनको इंस्पायर कर रही थी। One of the major issue taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press। तो बैठे बिठाए लिबरल्स को एक और जो था वो इशू मिल गया था, और वो इशू था फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो कंजर्वेटिव्स ने उनके ऊपर लगाया था। कर लेते थोड़ा सा, कितने मिनट की होगी है? थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। I hope you will like, share and subscribe my channel, that is Learn with Guruji। और बोलना चाहता हूँ कि अभी कुछ अगले कुछ दिनों में मैं आपको जो है वो शायद नवंबर लास्ट तक या दिसंबर तक, क्योंकि मार्च में आपके पेपर आ रहे हैं, तो मैं आपको जो है वो हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन सोशल साइंस इन क्लास 10 उसका वीडियो भी आपको बहुत जल्द अपलोड करूंगा, और वो वीडियो भी आपके सामने बहुत जल्दी पेश होगा, ताकि आपको जो है वो अच्छे मार्क्स, क्योंकि स्कूल्स ओपन हुए हैं और सिलेबस चल रहे हैं, तो अभी उसको वीडियो को डालना ठीक नहीं है, इसलिए नवंबर लास्ट में या दिसंबर स्टार्टिंग में वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज लर्न विद गुरुजी।